हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सब्जेक्ट सीपीएम। इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 51, सिलेक्ट टाइम इन पर्ट एनालिसिस। ऑप्शन ए, कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो। ऑप्शन बी, इज ऑलवेज जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज़। सी, कैन नेवर बी लेस देन जीरो। एंड ऑप्शन डी, इज मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स। सीपीएम के पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था पर्ट और सीपीएम, इन दोनों का हमने कंपैरिजन देखा था। पर्ट इवेंट ओरिएंटेड होता है और सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड होगा। स्लैक हम किसका निकालते हैं, इवेंट का, और फ्लोट किसी एक्टिविटी का हम डिटरमाइन करते हैं। स्लैक का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट इवेंट टाइम एंड अर्लीस्ट इवेंट टाइम। लेटेस्ट इवेंट टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी एल से, अर्लीस्ट इवेंट टाइम को टी ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं और हम एग्जाम्पल से भी इनको समझ चुके हैं कि किस तरीके से टी एल और टी ई किसी नेटवर्क में हम निकालते हैं और उससे स्लैक किस तरीके से निकाला जाता है। टी एस का मतलब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में, नेगेटिव स्लैक में। ये दोनों इक्वल होते हैं, टी एस और टी एल। स्लैक कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन टी एल एंड टी ई। अब इनका रिलेशन क्या हो सकता है, टी एल ग्रेटर देन हो सकता है, बराबर हो सकता है, लेस देन हो सकता है। तीन कंडीशन हो सकती है। टी एल ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव स्लैक होगा, टी एल टी ई बराबर होंगे तो जीरो स्लैक होगा, और टी एल यदि लेस देन होगा अर्लीस्ट इवेंट टाइम से तो उस कंडीशन में स्लैक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव स्लैक हमें क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ इंडिकेशन ऑफ एन अहेड ऑफ शेड्यूल कंडीशन। ये इंडिकेट करता है कि जो शेड्यूल कंडीशन है वो अहेड है, वो आगे है, ठीक है, और जो रिसोर्सेस है वो क्या है, एक्सिस है। सेकंड, जीरो स्लैक इंडिकेट करता है इट इज़ इंडिकेशन ऑफ एन ऑन शेड्यूल। तो ये इंडिकेट करता है कि हम क्या है, ऑन शेड्यूल कंडीशन पर हैं और रिसोर्सेस हमारे पास पर्याप्त रिसोर्सेस है। नेगेटिव स्लैक, व्हेन द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन टी एस या टी एल इज लेस देन टी ई। जो शेड्यूल्ड टाइम ऑफ कंप्लीशन है टी एस, वो यदि लेस देन हो जाता है टी ई से तो उस केस में नेगेटिव स्लैक होगा और वो इंडिकेट करता है कि शेड्यूल कंडीशन क्या है, बिहाइंड है, पीछे है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो क्या है, उनकी कमी है। अब यहाँ पर क्रिटिकल पाथ देख लेते, क्रिटिकल पाथ क्या होगा, वैसे हम डिस्कस कर चुके। क्रिटिकल पाथ, द लेस दिस स्लैक द मोर क्रिटिकल इन इवेंट। यदि हम स्लैक निकालते हैं किसी इवेंट का और वो कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, जितना कम होगा उतना ही वो इवेंट क्या होगा, क्रिटिकल होगा। और क्रिटिकल पाथ होता है, अ क्रिटिकल पाथ इज वन विच कनेक्ट द इवेंट्स हैविंग जीरो और मिनिमम स्लैक टाइम। जिस इवेंट का स्लैक टाइम मिनिमम होगा या जीरो होगा, उन इवेंट को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है तो उस पाथ को हम क्रिटिकल पाथ कहेंगे। लेकिन ये सफिशेंट कंडीशन नहीं होगी किसी क्रिटिकल पाथ को हम यदि किसी नेटवर्क में बताते हैं कि ये क्रिटिकल पाथ है, उसके लिए सफिशेंट कंडीशन नहीं है। ये नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशेंट नहीं होगी। हम देखेंगे क्रिटिकल पाथ, इसी वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि जो क्रिटिकल पाथ होता है वहाँ पर स्लैक की वैल्यू जीरो या मिनिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 51, स्लैक टाइम इन पर्ट एनालिसिस। ऑप्शन ए, कैन नेवर बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये तो इनकरेक्ट होगा, ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। इज़ ऑलवेज जीरो फॉर क्रिटिकल एक्टिविटीज़, इनकरेक्ट। पहली बात तो यहाँ पर एक्टिविटी की बात हो रही है। ऑप्शन सी, कैन नेवर बी लेस देन जीरो, इनकरेक्ट। और ऑप्शन डी इज़ मिनिमम फॉर क्रिटिकल इवेंट्स, करेक्ट होगा। क्रिटिकल इवेंट क्या होता है, जिसका स्लैक मिनिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, if the completion time for a particular project is 20 weeks and its earliest expected time is 22 weeks, then the slack time for project is। slack time निकालना प्रोजेक्ट का, आपको कौन कौन सा टाइम गिवन है। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कितना, 20 वीक्स है। अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम 22 वीक्स है, तो फॉर्मूला हमें पता ही है। लेटेस्ट इवेंट टाइम, इसी को हम क्या कहेंगे,
शेड्यूल जो प्रोजेक्ट है उसका क्या होगा, कंप्लीशन टाइम माइनस अर्लीस्ट इवेंट टाइम, 20 माइनस 22 माइनस 2 वीक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, स्टडी द नेटवर्क गिवन इन फिगर 7.10 एंड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक फिगर आपको गिवन है, स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है एक्टिविटी ए मस्ट प्रेसिड बी एंड सी, एक्टिविटी बी मस्ट प्रेसिड डी एंड एफ, थर्ड एक्टिविटी सी मस्ट प्रेसिड डी एंड ई। तो हम देखते हैं क्या मतलब होता है, प्रेसिड का मतलब क्या होता है, और मस्ट प्रेसिड या उसको इंटरमीडिएट प्रेसिड भी कहा जाता है। तो इनकी मीनिंग्स हम देख लेते हैं। एक्टिविटी पी इज नोन एज प्रिसीडिंग एक्टिविटी वाइल एक्टिविटी क्यू इज नोन एज सक्सीडिंग एक्टिविटी इन रिलेशन टू ईच अदर। दो एक्टिविटी गिवन है पी एंड क्यू, यदि इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो एक्टिविटी पी क्यू से पहले है, जो पहले एक्टिविटी होती है उसको प्रिसीडिंग कहा जाता है और बाद वाली एक्टिविटी को सक्सीडिंग एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर नोट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सक्सीडिंग और प्रिसीडिंग के अलावा इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी का मतलब क्या होता है और इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी का मतलब क्या होगा। द एक्टिविटी डेट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इमीडिएटली बिफोर अनदर एक्टिविटी विदाउट एनी इंटरवेनिंग एक्टिविटी आर नोन एज इमीडिएट प्रेडिसेसर एक्टिविटी टू डेट एक्टिविटी। तो हम समझते हैं यहाँ पर नेटवर्क में, ये नेटवर्क है, इसको यदि हम कंपेयर करते हैं ए और डी एक्टिविटी को यदि हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ए एक्टिविटी डी के पहले हैं तो हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी ए इस प्रीसीडिंग एक्टिविटी और डी क्या होगी, सक्सीडिंग एक्टिविटी। लेकिन यदि हम यहाँ पर इमीडिएट की बात करते हैं तो ये इमीडिएट सक्सेसर नहीं होगा और ना ही इमीडिएट प्रेडिसेसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्टिविटी बी इनके बीच में है। तो ये यहाँ पर कहा गया है आपको डेफिनेशन, और सेम डेफिनेशन होगी इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी की। इमीडिएट या मस्ट सेम होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ, मस्ट प्रेसिड, या यहाँ पर यदि इमीडिएट प्रेसिड होता तब भी हम वही यहाँ पर यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट। पहला स्टेटमेंट है एक्टिविटी ए मस्ट प्रेसिड बी एंड सी, मतलब इमीडिएट पहले है बी और सी के। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्टिविटी ए बी और सी के इमीडिएट पहले हैं, मतलब इनके बीच में कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पहला। सेकेंड, एक्टिविटी बी मस्ट प्रेसिड डी एंड एफ, एक्टिविटी बी मस्ट प्रेसिड डी एंड एफ, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। क्यों होगा इनकरेक्ट? एक्टिविटी बी डी के तो पहले है, तुरंत पहले है। यदि हम एफ की बात करते हैं तो एफ के भी पहले है, लेकिन एक एक्टिविटी उनके बीच में है, तो इसका मतलब हम बी को मस्ट प्रेसिडिंग नहीं कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। थर्ड, एक्टिविटी सी मस्ट प्रेसिड डी एंड ई, डी और ई हम देखते हैं कहाँ पर है, डी और ई, और ये सी एक्टिविटी है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो डी एक्टिविटी है और सी एक्टिविटी है, यदि हम इनको कंपेयर करते हैं तो एक्टिविटी सी मस्ट प्रेसिड एक्टिविटी डी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, करेक्ट क्या होगा, ओनली वन स्टेटमेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, इंटरफेयरिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन ए टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ऑप्शन बी टोटल फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, सी फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। टाइप्स ऑफ फ्लोट में हमने तीन टाइप तो पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क आपको कमेंट करके बताना है कौन कौन से फ्लोट हमने पढ़े हैं। फोर्थ हम यहाँ पर देखते हैं इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या होता है। इंटरफेयरिंग फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी का ही निकालते हैं हम फ्लोट, इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहेंगे,
इंटरफेरिंग फ्लोट, और ये फार्मूला हम डिराइव करते हैं, ठीक है, टोटल फ्लोट का फार्मूला, फ्री फ्लोट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, हेड इवेंट। हेड इवेंट जो स्लेक होगा उसके बराबर होगा। तो हम इंटरफेरिंग फ्लोट को क्या कह सकते हैं, हेड इवेंट स्लेक भी कह सकते हैं। और ये फार्मूला यहाँ पर देख सकते हो, इंटरफेरिंग फ्लोट क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट किसके बराबर होगा, हेड इवेंट स्लेक। और हेड इवेंट जे होता है, आई होगा टेल, तो एस जे का मतलब क्या होगा, हेड इवेंट स्लेक। क्वेश्चन नंबर 54, इंटरफेरिंग फ्लोट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है तीनों फ्लोट के नाम, और इनमें कंपैरिजन हमने देखा था, ठीक है, किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी सीक्वेंस में आपको बताना है। चारों फ्लोट में सबसे ज़्यादा किसकी वैल्यू होगी, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन होगा, थर्ड पे, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 55, एनी डिले इन स्टार्टिंग that involves consumption of any of the interfering floats of an activity will result in। यदि स्टार्टिंग में कोई डिले होता है, ठीक है, और इंटरफेरिंग फ्लोट्स, यदि किसी एक्टिविटी का इंटरफेरिंग फ्लोट्स हैं, वो यदि उसका कंजम्पशन वहाँ पर इन्वॉल्व है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई डिले होता है, और डिले होने से क्या हुआ है कि जो इंटरफेरिंग फ्लोट्स है उसका कंजम्पशन हो जाता है, जितना भी इंटरफेरिंग फ्लोट था। मान लो किसी एक्टिविटी का इंटरफेरिंग फ्लोट कितना था, 2 डेज था, और स्टार्टिंग में कोई डिले होने से वो इंटरफेरिंग फ्लोट्स उस एक्टिविटी का 2 डेज कम होकर 0 हो गया, क्योंकि वहाँ पर कंजम्पशन हो गया उसका। तो उस केस में क्या होगा, ऑप्शन ए रिटार्डिंग ऑफ सम फॉलोइंग एक्टिविटीज़, ऑप्शन बी डिलेइंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम, सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ये हम पढ़ चुके हैं, टोटल फ्लोट जो होता है, टोटल फ्लोट किसी भी एक्टिविटी को हम कितना डिले कर सकते हैं या कितना शिफ्ट कर सकते हैं, टोटल फ्लोट के बराबर। यदि टोटल फ्लोट से एक्सिस होता है टाइम, ठीक है, किसी एक्टिविटी को यदि हम शिफ्ट करते हैं या डिले करते हैं टोटल फ्लोट से ज़्यादा, तो उस केस में प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो चेंज होता है। यदि टोटल फ्लोट से कम टाइम के लिए किसी एक्टिविटी को, या टोटल फ्लोट के बराबर भी यदि हम किसी एक्टिविटी को डिले करते हैं या शिफ्ट करते हैं, तो उस केस में प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में, प्रोजेक्ट जितने टाइम में कंप्लीट होना था उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अगर टोटल फ्लोट को चेंज करने में चेंजेस नहीं आएंगे तो फ्री फ्लोट तो उससे कम होता है, तो और इंटरफेरिंग फ्लोट उससे ही कम होगा, ठीक है। तो यदि टोटल फ्लोट को चेंज करने से, किसी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट है, यदि उसका कंजम्पशन होता है तो उसके कारण प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में चेंज नहीं आता है, तो इंटरफेरिंग फ्लोट में तो चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने इन सभी को कंपैरिजन किया था किसकी वैल्यू ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। ऑप्शन ए रिटार्डिंग ऑफ सम फॉलोइंग एक्टिविटीज़, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इनकरेक्ट होगा, डिलेइंग द ओवरऑल प्रोजेक्ट टाइम डिले नहीं होगा यदि हम इंटरफेरिंग फ्लोट्स का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एग्जांपल से समझ लेते हैं और आपको क्लियर होगा। यदि कोई एक्टिविटी है उसका टोटल फ्लोट कितना है, 10 डेज है, फ्री फ्लोट कितना है, 6 डेज है, इंडिपेंडेंट फ्लोट्स मान लो 4 डेज है, ठीक है, और इंटरफेरिंग फ्लोट कितना हो जाएगा, 4 डेज। 10 - 6 करेंगे तो कितना होगा, 4 डेज। यदि किसी एक्टिविटी को टोटल फ्लोट 10 डेज का मतलब क्या होता है, उसको 10 दिन के लिए हम डिले कर सकते हैं। यदि हम उस एक्टिविटी को 10 दिन तक डिले भी करेंगे तब भी जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, प्रोजेक्ट उसी टाइम पर कंप्लीट होगा। तो इंटरफेरिंग फ्लोट तो उससे कम होता है, ठीक है। तो यदि 4 दिन हम डिले करेंगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, और ऑप्शन बी इनकरेक्ट है इसलिए सी भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बी दिया हुआ है। अब ए और डी में से आपको बताना, तो कंजम्पशन यदि इंटरफेरिंग फ्लोट्स का होता है, किसी भी फ्लोट का होगा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाता, जो एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ जो होगी वो रिटार्डिंग हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।
द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन नॉट बी प्रोलॉन्ग्ड अनलेस डिले इन एक्सिस ऑफ द टोटल फ्लोट अकर्स। यदि हम डिले करते हैं टोटल फ्लोट से भी ज़्यादा टाइम के लिए किसी एक्टिविटी को, तभी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चेंज होता है। स्टडी नेटवर्क शोन इन फिगर 7.11 एंड आंसर क्वेश्चंस 56 to 59 बेस्ड ऑन दिस नेटवर्क। ये नेटवर्क आपको ध्यान से देखना है, इसमें क्वेश्चन नंबर 56 से 59, ठीक है, 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 56, 7, 8 और 9। इन दिस नेटवर्क बॉक्स शो अर्लीस्ट फिनिश टाइम इन लेफ्ट साइड, यहाँ पर अर्लीस्ट फिनिश टाइम है, एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम इन राइट साइड फॉर द इवेंट। इवेंट का आपको गिवन है अर्लीस्ट इवेंट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम। ध्यान रखना किसका दिया हुआ आपको, इवेंट का दिया है। क्वेश्चन नंबर 56, इन द नेटवर्क शोन इन फिगर द करेक्ट क्रिटिकल पाथ इज। क्रिटिकल पाथ, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देखेंगे क्रिटिकल पाथ की। क्रिटिकल पाथ इनिशियल इवेंट से एंड इवेंट तक होगा। तो यहाँ पर क्रिटिकल पाथ यदि हम देखेंगे तो क्रिटिकल पाथ 1 से 9 तक होगा। अब कहाँ से हो सकता है वो पाथ, लेकिन 1 इवेंट उसमें होना चाहिए और लास्ट वाला इवेंट भी उसमें होगा। सेकेंड, क्रिटिकल पाथ पासेस थ्रू दोस इवेंट वेयर स्लैक इज 0 और मिनिमम। ये पढ़ चुके हम। although दिस इज नेसेसरी कंडीशन बट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो इतना तो हम पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में। थर्ड, in order to identify the critical path, the float concept is more useful since it provides the necessary and sufficient conditions for the activity to be critical। तो यहाँ पर sufficient और necessary condition कौन provide करता है, float। तो हम float से देखेंगे कि critical activity कौन सी है, और जो critical activity होगी तो वहाँ पर path भी हमें पता चल जाएगा कौन सा critical path होगा। फोर्थ पॉइंट, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क एंड टाइम अलोंग दिस पाथ गिव्स द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होता है, ये तो आपको पता ही है। क्रिटिकल पाथ जॉइंस दोज एक्टिविटीज विच आर क्रिटिकल। क्रिटिकल पाथ कैन बी easily determined with the help of total float calculations। The activities on the critical path are those activities that have total float equal to 0। हम टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल फ्लोट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लोट हम निकाल चुके हैं। टोटल फ्लोट फॉर्मूला होता है TL माइनस TE माइनस TIJ। TL का मतलब होगा लेटेस्ट इवेंट टाइम, TE अर्लीस्ट इवेंट टाइम और TIJ का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। यदि ए इवेंट की बात कर, ए एक्टिविटी की हम बात करते हैं, एक्टिविटी ए में लेटेस्ट इवेंट टाइम का मतलब 10 डेज, ये वाला होगा 10 डेज। और अर्लीस्ट इवेंट टाइम कौन सा होगा, अर्लीस्ट इवेंट टाइम 0। तो 10 माइनस 0 और ड्यूरेशन कितना है, एक्टिविटी ए का 10 डेज। तो 10 माइनस 0 माइनस 10 कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ पर बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर मैंने वैल्यू लिख दी है। बी, सी, ई और के, ये 5 क्रिटिकल एक्टिविटी होगी क्योंकि इनका जो टोटल फ्लोट होगा वो 0 होगा। ऑप्शन ए, बी, ये दोनों इनकरेक्ट होंगे क्योंकि ये जो दिया हुआ है 1, 2, 4, 7, 9, ये पाथ, इसमें जो एक्टिविटी होंगी वो क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी वो हम देख लेते हैं। 1, 2 का मतलब होगा 1, 2 एक्टिविटी ए क्रिटिकल है। 2, 4 का मतलब एक्टिविटी सी, ये भी क्रिटिकल है। 4, 7 का मतलब डी एक्टिविटी, तो डी एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट होगा। इसी प्रकार ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन सी हम देखेंगे तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि इसमें जितनी भी एक्टिविटी है वो सारी क्रिटिकल एक्टिविटी है और ये पाथ लॉन्गेस्ट पाथ होगा 56। और इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रोजेक्ट को 1 से 9, इवेंट 1 से 9 तक आने में कितना टाइम लगेगा, 56 डेज। क्वेश्चन नंबर 56 ऑप्शन सी इज करेक्ट। टाइम में देख सकते हो टाइम कितना है, 56 डेज। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, द नंबर ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटीज़ इन द नेटवर्क शोन इन फिगर। कितनी है क्रिटिकल एक्टिविटीज़, 5 होगी। और कौन कौन सी, ए, बी, सी, ई और के।
ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर द टोटल फ्लोट इज मैक्सिमम। टोटल फ्लोट यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो जे और एम इन दोनों एक्टिविटी का कितना होगा 24। क्वेश्चन नंबर 58 ऑप्शन सी इज करेक्ट। और कितना होगा ये भी आप निकाल सकते हो, यहाँ पर कितना होगा 24। क्वेश्चन नंबर 59, एसर्शन ए एक्टिविटी 5-7 इज क्रिटिकल। देख लेते हैं हम 5-7 क्या है। 5-7 का मतलब क्या होगा 5 to 7 एक्टिविटी ई, और एक्टिविटी ई का यदि हम टोटल फ्लोट निकालेंगे तो कितना होगा 0। तो एसर्शन तो करेक्ट है। रीजन इसका जो दिया गया वो इनकरेक्ट होगा। रीजन क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ इवेंट्स आर सेम, ये इनकरेक्ट है। एक्टिविटी 5-7 क्रिटिकल क्यों होगी, इसका रीज़न ये होगा, करेक्ट रीज़न क्या होगा, द टोटल फ्लोट फॉर द एक्टिविटी 5-7 इज 0। एक्टिविटी 5-7 का टोटल फ्लोट 0 है, इसलिए वो एक्टिविटी क्रिटिकल होगी। जो आपको यहाँ पर रीजन दिया गया है वो इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 ऑप्शन ए इज करेक्ट। एसर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। हमने क्रिटिकल एक्टिविटी देखा था कि क्रिटिकल एक्टिविटी क्या होती है, जिसका टोटल फ्लोट 0 होता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अ ट्रैक्टर हुज वेट इज 20 टन्स has a drawbar pull of 2500 kg when operated on a level ground having a rolling resistance of 30 kg per ton. If this tractor is operated on a level road having a rolling resistance of 40 kg per ton, then the drawbar pull of the tractor will be। तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, रोलिंग रेजिस्टेंस क्या होगा, पुल क्या होता है, ठीक है, ड्रॉबार पुल क्या होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो आप इसमें से 2 ऑप्शन को तो स्किप कर देंगे, ठीक है, रिड्यूस और इंक्रीज। तो ये क्वेश्चन हम समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोलिंग रेजिस्टेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉबार पुल रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, ये आपको पता चल जाएगा इनकी वैल्यू देख के। तो 2 ऑप्शन तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो। ड्रॉबार पुल का मतलब होता है इज द अमाउंट ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अवेलेबल टू अ व्हीकल एट द ड्रॉबार फॉर एक्सेलरेटिंग और पुलिंग अ लोड। किसी लोड को पुल करने के लिए व्हीकल में कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स अवेलेबल होगा उस अमाउंट को हम कहेंगे ड्रॉबार पुल। और रोलिंग रेजिस्टेंस होता है कि जब कोई ट्रैक्टर या मशीन है किसी लोड को पुल करती है तो अर्थ सरफेस या जो व्हीकल है वो जिस भी सरफेस पे मूव करेगा तो उस सरफेस के द्वारा क्या किया जाता है, रेजिस्टेंस लगाया जाएगा, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस को हम कहेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस। रोलिंग रेजिस्टेंस इज अ रेजिस्टेंस विच इज एनकाउंटर्ड बाय व्हीकल इन मूविंग ओवर अ रोड और सरफेस। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉफ्ट और हार्ड सरफेस है, तो किस सरफेस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। हार्ड का मतलब हम एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्क्रीट पेवमेंट। कॉन्क्रीट पेवमेंट में रेजिस्टेंस कम होता है क्योंकि वो हार्ड सरफेस होती है, और सॉफ्ट सरफेस होगी तो उसके लिए रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। रोलिंग रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होता है, सॉफ्ट सरफेस का। तो हम देख लेते हैं, क्वेश्चन में आपको गिवन है 30 kg पर टन पहले रोलिंग रेजिस्टेंस था, तो ड्रॉबार पुल कितना था 2500 kg। यदि रोलिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि पहले सरफेस हार्ड सरफेस थी अब सॉफ्ट हो गई है। दोनों को यदि हम कंपेयर करते हैं तो सॉफ्ट सरफेस में ड्रॉबार पुल क्या होगा, कम होगा। मतलब जो ट्रैक्टर है वो कम वेट को पुल कर सकता है क्योंकि सरफेस सॉफ्ट है। यदि हार्ड सरफेस होती, कॉन्क्रीट पेवमेंट होता, तो वहाँ पर ट्रैक्टर 2500 kg, ठीक है, हम एग्जांपल समझ रहे हैं कि हार्ड सरफेस हम मान लेते हैं कि कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट पे कोई ट्रैक्टर 2500 kg को पुल कर सकता है, तो यदि उसी ट्रैक्टर को हम सॉफ्ट सरफेस पे ले जाएंगे तो कम लोड को पुल करेगा। इसका मतलब क्या होगा, ट्रैक्टर का ड्रॉबार पुल क्या हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो ऑप्शन बी और सी तो आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शन ए करेक्ट होगा या डी करेक्ट होगा। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन ड्रॉबार पुल इज इक्वल टू वेट ऑफ
vehicle into difference between rolling resistance. The drawbar pull will be reduced because the rolling resistance is higher. रोलिंग रेजिस्टेंस जो है सेकंड वाले केस में वो ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ड्रॉबार पुल रिड्यूस हो जाएगा। फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। वेट कितना रखेंगे, 20 टन्स व्हीकल का गिवन है। डिफरेंस बिटवीन रोलिंग रेजिस्टेंस 40 - 30, यूनिट आपको गिवन है टन पर केजी, टन से, ठीक है, टन पर केजी दिया हुआ, केजी पर टन दिया हुआ, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये करेक्ट कर लेना आप, केजी पर टन है। टन से टन कैंसिल होगा तो आंसर किस में आएगा, केजी में आएगा, और 200 केजी रिड्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 60 ऑप्शन ए इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।